बच्चों, आप सभी का वापस से मेरे लेक्चर नंबर 59 में सभी का स्वागत है। किसी एक बच्चे के कई दिनों से कमेंट आ रहे हैं कि सर एग्जाम्पल नंबर 6.3 को सॉर्ट आउट कीजिएगा, तो मैं इसको हल कर रहा हूँ आपके सामने, तो आप एक बार देख लीजिएगा। आप अपनी बुक का पेज नंबर 119 निकाल लीजिए और पेज नंबर 119 पर आप एग्जाम्पल नंबर 6.3 को देखिएगा एक बार। क्वेश्चन में कहा गया है कि 10 वोल्ट तथा नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी एक घनीय जाल, जैसे हम नेटवर्क भी कहते हैं, कि विकर्ण सम्मुक्त दोनों से जुड़ी हुई है। परिपथ जाल में 1 ओम के प्रतिरोधक के 12 प्रतिरोधक जुड़े हुए हैं। परिपथ जाल का समतुल्य प्रतिरोध तथा घन के प्रत्येक किनारे के अंदर विद्युत धारा के मान की आपसे कैलकुलेशन करवा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम, एग्जामिनर ने ऑलरेडी आपको डायग्राम दे रखा है। तो पहले तो सबसे पहले बच्चों एक घन का निर्माण करो बेटा। देखिए ये घन बन गया आपके सामने। ये घन बन गया, ठीक है। अब इस घन को उसने एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, ये उसने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब जो भी उसने वैल्यूज आपको दे रखी हैं, ये ई विद्युत भागबल जिसका मान उसने दे रखा है 10 वोल्ट, ठीक है। और कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम आपको बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है। 3I मान की धारा बह रही है और इसका नामांकन उसने किया है A, B, C, H, Z, E, D, ठीक है। तो यहां पर जो भी रेजिस्टेंस वैल्यू है वो मैं आपको शो कर रहा हूं। ठीक है, ये यहाँ पे करंट जा रहा है और कह रहा है परिपथ जाल में 1 ओम के 12 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। तो आप एक बार काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 प्रतिरोध हो चुके हैं आपके पास, ठीक है। और सभी का जो मान है उसने 1-1 ओम आपको दे रखा है। ठीक है, सभी का दे रखा है उसने 1-1 ओम, ओके। अब देखो बेटा, वो पूछ रहा है आपसे कि परिपथ जाल का समतुल्य प्रतिरोध, यानी कि नंबर 1 उसने पूछा है R इक्विवेलेंट समतुल्य प्रतिरोध। प्रत्येक किनारे के अनुदिश विद्युत धारा, नंबर 2 उसने कैपिटल I मान की धारा की भी आपसे कैलकुलेशन करवाई है। अब देखिएगा, ये सर्किट आपके सामने बना हुआ है और एक घनीय फलक आपको दे रखा है और कह रहा है कि इस घनीय फलक का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। और समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के साथ साथ इसकी प्रत्येक भुजा में जो भी धारा बह रही है उस धारा के मान की हम कैलकुलेशन करते हैं। इसमें एक चीज़ और हम शो आउट करना भूल गए। जैसे आप देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि ऑलरेडी आपको उसने डायग्राम में दे रखा है। ये देखो बेटा, यहां से 3I मान की धारा जा रही है, तो ये जंक्शन पॉइंट बन गया ना, और एक जंक्शन पॉइंट बन गया ये। थोड़ा सा गौर करके देख लेना, अच्छा न्यूमेरिकल है। एक जंक्शन पॉइंट बन गया ये और एक जंक्शन पॉइंट बन गया ये। अब इसमें धारा कैसे कैसे डिवाइड होगी। पॉइंट ए पर यहां से सेल से टोटल 3I करंट आया है ना। अब इसकी 3 शाखाएं निकल रही हैं कि नहीं निकल रही हैं? निकल रही है ना। तीनों शाखाओं में से अब ये जो 3I धारा है इन तीनों शाखाओं में समान परिमाण से बट जाएगी। यहाँ पे कैपिटल I हो गया, यहाँ पे कैपिटल I हो गया, यहाँ पे कैपिटल I हो गया बेटा। अब सबसे पहले इस वाली धारा को देख लीजिए, ये कैपिटल I हो गया, ठीक है, ये कैपिटल I हो गया। आफ्टर ऑल हम यहाँ से आगे देखते हैं। अब ये धारा जैसे यहाँ पहुँचेगी, इस पॉइंट पर आ गई। अब यहाँ से ये फिर वापस से 2 भागों में बट रही है कि नहीं बट रही है? तो I/2 आ गई इधर, I/2 आ गई इधर, आ गई, ठीक है। I/2 और I/2, ठीक है। ये धारा वापस से आगे जा रही है, तो यहाँ पर भी इसका मान कितना रहेगा? I/2 रहेगा। ये भी यहाँ से जा रही है,
यहाँ तक भी I/2 रहेगी। अब आगे देखिएगा, ये कैपिटल I धारा यहाँ पर पहुँच गई, वापस से यहाँ पर भी कितने भागों में बट रही है, 2 भागों में बट रही है, ये I/2, ये भी कितनी हो गई I/2, ठीक है। ये यहाँ से I मान की जा रही है, यहाँ पर भी ये कितने भागों में बट गई, 2 भागों में बट गई I/2, इसमें भी कितनी आ गई I/2। अब एक चीज़ आप देखिएगा, यहाँ पर देखोगा, यहाँ से I/2 जा रही है, यहाँ से I/2 आ रही है, I/2 टोटल करंट कितना हो जाएगा बेटा, कैपिटल I हो जाएगा। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। अब देखिए I/2 यहाँ से जा रही है, I/2 यहाँ से आ रही है, यहाँ पर आएगी तो ये दोनों धाराएं जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी कैपिटल I हो रहा है कि नहीं हो रहा है बेटा, हो रहा है। I/2 यहाँ से आ गई, I/2 यहाँ से आ गई, I/2 ये हो गई और I/2 यहाँ से आ गई, तो टोटल इसमें जाएगी तो ये I/2 नहीं रहेगी, ये कितनी रहेगी, कैपिटल I रहेगी। हाँ, क्योंकि I/2 यहाँ से आ रही है और ये भी I/2 यहाँ से जा रही है, तो टोटल करंट कितना हो गया I। तो ये आपने धारा का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, ठीक। ये परिपथ चित्र ऑलरेडी एग्जाम में आपको एग्जामिनर ने दे रखा है। अब मैंने इसको आपको बनाना बताया कि वास्तविकता में इसमें धारा का डिवाइडेशन आपने कैसे किया है, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं है। अब हम बात करते हैं नंबर 1 पर। सबसे पहले हम तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। अब हमें एक ये विकृत जाल नजर आ रहा है क्योंकि घनीय फलक है। अगर हम इसका इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें 2 कॉम्बिनेशनों की आवश्यकता पड़ती है। भाई सीरीज कॉम्बिनेशन ढूंढो और पैरेलल कॉम्बिनेशन ढूंढो। अब इस जब हम जाल या इस नेटवर्क या इस क्यूबिकल सरफेस को जब हम देखते हैं तो हमें ना तो प्रतिरोध सीरीज में दिखे जुड़ रहे हैं, ना प्रतिरोध पैरेलल में ही कनेक्टेड होते हुए दिख रहे हैं। भाई ना तो सभी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में कनेक्टेड आ रहे हैं, ना ही समांतर क्रम में जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? ऐसे सिचुएशन में आप रेजिस्टेंस को कहां से कैलकुलेट करोगे? पोटेंशियल से कैलकुलेट करोगे, विभव की सहायता से कैलकुलेट करोगे। अब विभव की सहायता से कैलकुलेट करने के लिए आप किसके नियम को यूज में लोगे? केवीएल लॉ को यूज में लोगे, किरचॉफ का वोल्टता का जो नियम है उसको यूज में लोगे। तो किरचॉफ का वोल्टता का नियम बंद विद्युत परिपथ में लगता है और बंद विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ ने अपना द्वितीय नियम क्या दिया था कि किसी बंद विद्युत परिपथ से संबंधित विद्युत विभव का बीजगणितीय योग कितने के बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए किरचॉफ के द्वितीय नियम से किरचॉफ के द्वितीय नियम से। ठीक है, अब बच्चे पूछेंगे सर किरचॉफ के द्वितीय नियम के लिए आप सर्किट कौन सा यूज में लेंगे? मैं कहूंगा मैं सर्किट यूज में ले रहा हूं A B C H A। सर यही सर्किट क्यों ले रहे हो आप? क्योंकि इसके अलावा बैटरी की कंडीशन में कोई सर्किट मेरे को नजर ही नहीं आ रहा है। आप देख लीजिए सर्किट डायग्राम आपके सामने बना पड़ा है, इसके अलावा कोई सर्किट नजर आ रहा है क्या? हाँ, इतना जरूर कर सकते हो, इस वायर को यहां से उठाओ और यहां से उठा के कहां ले आओ? यहां ले आओ, तब आप सर्किट पता कौन सा यूज में ले सकते हो? A E G H A, दोनों की कहानी एक ही है। ठीक है, चाहे तो इस बैटरी को यहां जोड़ लो, चाहे इस बैटरी को यहां जोड़ लो, तो 2 ही सर्किट बन सकते हैं। अब जब उसने डायग्राम में दे रखा है तो इसके हिसाब से मैं सर्किट ले रहा हूं, तो मैं यहां पे लिखूंगा किरचॉफ के द्वितीय नियम से कौन से लूप में लगा रहा हूं? बंद लूप A B C H A में। अब आपको बंद लूप A B C H A नजर आ गया होगा, उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ रहा होगा। बेटा KVL लॉ को फॉलो करने के लिए मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई है कि यदि आप धारा की दिशा में हैं तो नेगेटिव चिन्ह को यूज में लेंगे, विपरीत दिशा में है तो पॉजिटिव चिन्ह को यूज में लेंगे, और अगर आगे बैठी होगी सेल या बैटरी तो आप कौन से चिन्ह को यूज में लेंगे? बाद वाले चिन्ह को यूज में लेंगे। ट्रिक को फॉलो करने का एक ही तरीका होता है, जिस बिंदु से आप चलना प्रारंभ कर रहे हो आपको घूमकर उसी बिंदु पर आकर रुकना है। तो मैं पॉइंट ए पर खड़ा हूँ, ठीक है। सर्किट को जरूर ध्यान दें, सर्किट है मेरा A B C H A, तो इधर से तो मेरा कोई लेन देना है ही नहीं, तो मैं इस दिशा में चल रहा हूँ, एक ही दिशा में चलने के लिए स्वतंत्र हूँ। मैंने देखा सर धारा ऐसे ही तो बह रही है, बह रही है ना। अब धारा जब ऐसे बह रही है तो मैं धारा की दिशा में तो चल रहा हूँ। सबसे पहले मुझे कौन मिला? प्रतिरोध मिला कि नहीं मिला? जिसका प्रतिरोध कितना है? 1। धारा कितनी है? I। तो पहला विभव कितना हो जाएगा? I इंटू प्रतिरोध कितना हो गया? 1। ठीक है, धारा की दिशा में हूँ, कौन से चिन्ह को यूज में लूंगा? माइनस ले लिया। आगे गया B पर, फिर मुझे कौन मिला? अगला प्रतिरोध मिला, इसका मान भी 1 है। कितनी धारा बह रही है? I/2। अभी भी धारा की दिशा देखो, एरो का साइन लग रहा है, सेम डायरेक्शन में होना, किसका चिन्ह यूज में लूंगा? माइनस। धारा तो हो गई I/2, प्रतिरोध कितना हो गया? 1।
पॉइंट सी पर पहुंच गया, पॉइंट सी से फिर आगे की ओर चल रहा हूँ। यहाँ पर भी प्रतिरोध का मान कितना है 1 ओम, धारा कितनी है I, भी धारा की दिशा समान है I इंटू 1। H पर पहुंच गया, H के बाद और कोई कंपोनेंट नहीं मिला, कौन मिला मेरे को सेल। सेल का कौन सा साइन मार्क है आपके पास नेगेटिव, कौन सा लेंगे बाद वाला तो प्लस E, विद्युत भागबल हो गया। ए पर आकर रुके थे ना, ए से चले थे ए पर आकर रुके तो सर्किट बंद हो गया कि नहीं हो गया। जितने भी कंपोनेंट्स थे आपके पास 3 प्रतिरोध थे और 1 सेल था, 1 2 3 4 कंपोनेंट हो गए। सभी का योग कितने के बराबर होना चाहिए 0 के बराबर, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू KVL लॉ। ठीक है ओके, मैंने क्या किया है माइनस आई बाई 2 माइनस आई बराबर माइनस ई का पक्षांतरण कर दिया। माइनस को यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया, आई प्लस आई बाई 2 प्लस आई बराबर ई। विद्युत भागबल माइनस का है, माइनस से क्या खत्म हो गया माइनस। ठीक है, जोड़ लीजिए इसको, बटे में एक। एलसीएम कितना आ गया बेटा 2, 2i प्लस आई प्लस 2i। विद्युत भागबल बराबर चल रहा है, या अभी यहाँ पे मत लिखो, यहाँ पे लिख दो 5i डिवाइड बाई 2 EMF। ओके, आपके पास आ गया EMF। ठीक है, E बराबर आपको कितना दे रखा है 10 दे रखा है ना, तो 5i अपॉन 2 इसका टू में 10। ठीक है, 10i तो 5i 20। करंट कितना आ गया बेटा 4 एम्पियर, आगे 4 एम्पियर। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। तो यहाँ से आप देखेंगे 3i मान के टोटल धारा थी, 3 गुणा में i बराबर कितना आ रहा है आपके पास 4, टोटल 12 एम्पियर की धारा हो गई। अब 12 एम्पियर का करंट यहाँ से निकल रहा है, 3 भुजाओं में बांटोगे तो कितने में बढ़ जाएगा 4 4 4 4 4 एम्पियर बढ़ जाएगा ना, 4 3 12, आगे बढ़ेगा तो 2 2 2 करके ऐसे डिवाइडेशन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अब बात आती है आर इक्विवेलेंट की। आर इक्विवेलेंट में आपको कुछ नहीं करना है, मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, यहां पर जो मैंने एक रखा है ना, वहां पर क्या रख दो आर रख दो। ठीक है, रख के देखें एक बार, तो रखते हैं। तो मैं इसको साफ कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए। आई का मान कैसे निकाला है मैंने समझ में आ गया होगा सभी के। अब मैं आर निकाल रहा हूं, ये लीजिएगा माइनस आई कैपिटल आर माइनस आई बाई 2 कैपिटल आर माइनस के आई कैपिटल आर बराबर में माइनस के ई। 5 डिवाइड बाई 2 कैपिटल आर इज इक्वल टू में ई। ये आ गई ना वैल्यू आपके पास। ठीक है, बी बराबर में क्या होता है आई आर, बी बराबर में क्या होता है बेटा आई आर। आर इक्विवेलेंट ने आप निकाल रहे हो। ठीक है, आर इक्विवेलेंट। अब पोटेंशियल की जगह आपके पास ईएमएफ है, बटे में क्या आ जाएगा आई। टोटल धारा कितनी है आपके पास, कितनी धारा निकल रही है सेल से 3i। आ रही है कि नहीं आ रही है। ई एप्सिलॉन का मान कितने के बराबर आ रहा है 5 डिवाइड बाई 2 आर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप यहां पे रखोगे आर इक्विवेलेंट इज कस्टम, ई की जगह पर आप रख दोगे 5 डिवाइड बाई 2 कैपिटल आर अपॉन 3r। ये चल रहा है, काटापीटी कर लेंगे। आर की जगह कितना रख देंगे 1, क्योंकि सभी 12 प्रतिरोध तो सभी का मान 1 दे रखा है। किसका मान निकल कर आ जाएगा आर इक्विवेलेंट का मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ न्यूमेरिकल को हल करने का तरीका आपके समझ में बैठा होगा। ठीक है, इस हिसाब से हमने धारा और तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लिया। हाँ तो बच्चों, अब हम लेसन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा न्यू लेसन है। लेसन नंबर 7 जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम लेसन नंबर 7 यानी कि अब हम मैग्नेटिज्म पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिज्म जिसकी स्टार्टिंग हमारे पास हो रही है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से, दिमाग में एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि सर
वास्तविकता में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता क्या है। तो देखिए इसके भावार्थ को समझिए। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव यानी कि विद्युत धारा चुंबक से कोई ना कोई रिलेशन रख रही है। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि विद्युत चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं, तो आप क्या कहोगे? आपकी परिभाषा क्या निकलेगी कि सर किसी भी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अगर कोई भी कंडक्टर वायर है या उसमें आप अगर कोई भी करंट फ्लो कर रहे हो, ठीक है, तो किसी भी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उस चालक तार के चारों ओर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है या चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? उत्पन्न होता है। या फिर आप इसको दूसरे शब्दों में कैसे लिख सकते हो कि किसी भी चालक तार में गतिमान आवेशों के कारण, क्योंकि आवेश गति कर रहे हैं तभी तो विद्युत धारा बह रही है, तो कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो किसी भी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। आगे चैप्टर का भावार्थ का मतलब। अब विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सबसे पहले किसने समझाया? ऑरस्टेड। किसने समझाया था? ऑरस्टेड ने। तो आपका पहला ही टॉपिक है ऑरस्टेड का प्रयोग, द एक्सपेरिमेंट ऑफ ऑरस्टेड। ऑरस्टेड का प्रयोग। तो जैसे कि हमने पढ़ा विद्युत चुंबकीय प्रभाव की घटना के बारे में कि भाई किसी भी चालक तार में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। इस घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रभाव कह रहे हैं। और इस विद्युत चुंबकीय प्रभाव की घटना को सबसे पहले किसने समझाया? ऑरस्टेड। कैसे समझाया? ध्यान दीजिए। महान वैज्ञानिक ऑरस्टेड ने विद्युत चुंबकीय प्रभाव की घटना को समझाने के लिए एक चुंबकीय सुई को यूज में लिया और एक बैटरी, कुंजी एवं धारा नियंत्रक के साथ एक परिपथ का निर्माण किया और इस परिपथ के साथ साथ उन्होंने चुंबकीय सुई को भी उपयोग में लिया। और विद्युत चुंबकीय प्रभाव की स्थिति को समझाने के लिए उन्होंने 3 कंडीशंस दी और वो तीनों कंडीशंस मैं आपके सामने बना रहा हूं। तो एक बार आप देख लीजिएगा, ढंग से समझ लीजिएगा, पूरा एक्सपेरिमेंट यहीं पर ही क्लियर हो जाएगा आपके, ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय प्रभाव की घटना को समझाने के लिए ऑरस्टेड ने एक परिपथ के साथ साथ चुंबकीय सुई को यूज में लिया और उस परिपथ का निर्माण वो कितने कंपोनेंट से कर रहा है? बैटरी, कुंजी और उसके साथ उसने क्या लिया है? धारा नियंत्रक। और इनकी उसने कितनी कंडीशंस ली हैं? 3 स्थिति। तो आप देख लीजिएगा, एक बार मैं सर्किट डायग्राम बना रहा हूं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेप, ये बैटरी, ये कुंजी, ये रेहोस्टेट धारा नियंत्रक और बेटा ये मेरा सर्किट कंप्लीट। और यहां पर एक मैंने चुंबकीय सुई ले ली है, ये इसका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। फर्स्ट स्टेप। बात करें ऑरस्टेड के सेकंड स्टेप की तो आप देखेंगे ये बैटरी, ये कुंजी, ये रेहोस्टेट प्लस माइनस। सेकंड कंडीशन में उन्होंने जो ये प्लग है यहां से इसको परिपथ को बंद किया है, परिपथ को बंद किया है तो परिपथ में कैपिटल आई मान की धारा बह रही है। तो इस कंडीशन में जो चुंबकीय सुई है उसकी स्थिति हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो रही है, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू थर्ड स्टेप, वाई ऑरस्टेड, बैटरी, कुंजी, रेहोस्टेट, सर्किट कंप्लीट, माइनस प्लस। यहां पर भी परिपथ बंद ही है, ठीक है। इस कंडीशन में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कुछ ऐसे होगा, क्योंकि धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर बहती है। तो इस कंडीशन में मेरे को कंडीशन ये प्राप्त होती है। अब आप एक बार देखिएगा ढंग से और समझिएगा। ऑरस्टेड ने विद्युत चुंबकीय प्रभाव को समझाने के लिए अपनी ये 3 स्थितियां दी, जिनका रिजल्ट क्या निकला, परिणाम क्या निकला। इन तीनों स्थितियों में आप देखेंगे कि पहला जो कंडीशन है, पहली जो स्थिति है, पहली स्थिति में आप देखेंगे परिपथ खुला हुआ है। परिपथ खुला है तो विद्युत धारा नहीं बह रही है, विद्युत धारा नहीं बह रही है तो चुंबकीय सुई भी विक्षेपित नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। दूसरी कंडीशन में परिपथ को बंद किया, धारा बह रही है, धारा बह रही है तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो रही है। तीसरी कंडीशन में उसने क्या किया, बैटरी की कंडीशन को चेंज कर दिया है और परिपथ को बंद किया है। यहाँ पर भी धारा बह रही है, जब यहाँ पर भी धारा बह रही है तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो रही है। तो इनसे स्पष्ट क्या हो रहा है, तीनों कंडीशन से इनसे स्पष्ट हो रहा है कि सर अकॉर्डिंग टू ऑरस्टेड
फर्स्ट कंडीशन में जब करंट फ्लो नहीं हो रहा था तो चुंबकीय सुई भी विक्षेपित नहीं हो रही है, अर्थात विद्युत धारा की अनुपस्थिति में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो रहा है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो रहा है तो चुंबकीय सुई विक्षेपित नहीं हो रही है। परंतु दूसरी और तीसरी स्थिति से यह स्पष्ट हो रहा है कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित हो रही है, परंतु उस दिशा में हो रही है जिस दिशा में विद्युत धारा बह रही है। अर्थात जिस दिशा में विद्युत धारा बहेगी उसी दिशा में चुंबकीय सुई क्या होगी, विक्षेपित होगी। तो आप देख सकते हैं सेकेंडरी कंडीशन में करंट ऐसे फ्लो हो रहा था तो नॉर्थ वाला जो पोल है वो नीचे की तरफ घूम गया। थर्ड कंडीशन में उसने बैटरी की सिचुएशन चेंज कर दी और फिर धारा प्रवाहित की है, तो धारा की दिशा के अंदर चुंबकीय सुई विक्षेपित हो रही कि नहीं हो रही है। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, इसका ये रिजल्ट निकला कि चुंबकीय सुई विद्युत धारा की दिशा में ही क्या होगी, विक्षेपित होगी। ये तो आ गया परिणाम। अब इसके निष्कर्ष क्या निकाले उसने, निष्कर्ष क्या निकाले, निष्कर्ष बड़े ही शानदार निकाले उसने क्या बताया। सबसे पहला निष्कर्ष तो आपको आंखों से नजर आ रहा होगा कि किसी भी चालक तार में अगर आप विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो चुंबकीय सुई भी क्या होगी, विक्षेपित होगी। पहला निष्कर्ष, करंट फ्लो किया तभी तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है तो चुंबकीय सुई भी क्या हो रही है, विक्षेपित हो रही है। पहला निष्कर्ष। दूसरा निष्कर्ष होता है बेटा कि मैग्नेटिक जो फील्ड होता है जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, वो चुंबकीय क्षेत्र धारा की प्रबलता पर डिपेंड करेगा। प्रबलता का मतलब धारा के मान पर डिपेंड करेगा। अगर किसी भी सर्किट में महत्तम मान की अधिकतम मान की धारा बह रही है तो चुंबकीय क्षेत्र भी महत्तम मान का ही उत्पन्न होगा। अगर धारा की वैल्यू को आप डिक्रीज कर रहे हो, घटा रहे हो, घटाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र के मान में भी क्या आएगी, कमी आएगी। तो दूसरा निष्कर्ष क्या निकला कि भाई चुंबकीय क्षेत्र का मान धारा की प्रबलता पर निर्भर करता है। ठीक। तीसरा निष्कर्ष निकलता है कि जैसा कि अकॉर्डिंग टू ऑर्स्टेड हमने पढ़ा, विद्युत चुंबकीय प्रभाव की परिभाषा में भी हमने पढ़ा कि किसी भी चालक तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। लाइक ये चालक तार है, इस चालक तार में मैंने ये कैपिटल I मान का करंट फ्लो किया तो ऑब्वियसली सी बात है इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, और चुंबकीय क्षेत्र को सामान्यतः हम B वेक्टर से व्यक्त करते हैं और एक सदिश राशि होती है। ठीक है, कर दिया हमने। ओके, आफ्टर ऑल ऑर्स्टेड ने निष्कर्ष निकाला कि जैसे आप किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, परंतु किसी भी चालक तार के ऊपर एवं नीचे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परस्पर एक दूसरे की कौन सी दिशा में होते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि भाई एक चीज तो क्लियर है कि किसी चालक तार के चारों ओर अगर आप किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करें तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो रहा है, परंतु किसी चालक तार के ऊपर एवं नीचे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो परस्पर एक दूसरे की कौन सी दिशा में रहेगा, विपरीत दिशा में रहेगा। क्लियर? ओके। आफ्टर ऑल चौथा निष्कर्ष उन्होंने क्या निकाला है, क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष है, ऑर्स्टेड बताते हैं कि किसी चालक तार के चारों ओर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो चालक तार पर स्थित किसी प्रेक्षण बिंदु की स्थिति पर डिपेंड करेगा। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक तार के प्रेक्षण बिंदु की स्थिति पर डिपेंड करेगा। कैसे? ऐसे जैसे कि चालक तार है, इसमें आपने करंट फ्लो किया तो इसके सराउंडिंग कंडीशन में यानी कि चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब इस चालक तार का कोई भी एक पर्टिकुलर प्रेक्षण बिंदु का मतलब कोई भी एक एक्सपेरिमेंटल पॉइंट जहां से हम कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इस चुंबकीय क्षेत्र का मान इस प्रेक्षण बिंदु O पर डिपेंड करेगा। कैसे? कि इसके जितने नजदीक रहोगे चुंबकीय क्षेत्र का महत्तम मान आपको प्राप्त होगा, और इस पॉइंट से जैसे जैसे आप दूर होते जाओगे, चाहे अपग्रेड हो रहे हो, चाहे डाउनग्रेड हो रहे हो, ऊपर जा रहे हो, चाहे नीचे जा रहे हो, दाएं जा रहे हो, बाएं जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो आप, तो इस प्रेक्षण बिंदु से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र के मान में क्या आने लगती है, कमी आने लगती है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि किसी भी चालक तार के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक तार के सापेक्ष प्रेक्षण बिंदु की स्थिति पर क्या करेगा, निर्भर करेगा। ठीक है, प्रेक्षण बिंदु से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र के मान में क्या आने लगेगी बेटे, वो कमी आने लगेगी। तो नॉर्मल से 3-4 निष्कर्ष उन्होंने निकाल दिए। उम्मीद करता हूं ये निष्कर्ष आपके समझ में आए होंगे। तो इस प्रकार ऑर्स्टेड ने सबसे पहले अकॉर्डिंग टू अवर एक्सपेरिमेंट अपने प्रयोग के हिसाब से विद्युत चुंबकीय प्रभाव की घटना को समझाया। तो देखिए
जैसा कि मैं आपको 11th क्लास से बताता आ रहा हूं कि फिजिक्स एक सिमेट्रिकल सब्जेक्ट है। हर आगे आने वाले टॉपिक का संबंध अपने पहले वाले टॉपिक के साथ कनेक्टेड होता है। और स्टड का प्रयोग पढ़ा हमने, और स्टड के प्रयोग के हिसाब से हमने ये पढ़ा कि चालक तार में विद्युत धारा प्रोवाइड करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब एक नया टॉपिक आ गया हमारे पास, चुंबकीय क्षेत्र। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। तो आप ध्यान देंगे चुंबकीय क्षेत्र क्या है और समझेंगे। चुंबकीय क्षेत्र बोले तो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। बड़ी सिंपल सी परिभाषा है, ध्यान दीजिएगा। चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा बहुत सिंपल है। कोई गतिशील आवेश, परिभाषा सुन लीजिएगा चुंबकीय क्षेत्र की, बहुत ही इजी शब्दों में बोल रहा हूं, इजी वर्डिंग्स में। कोई भी गतिशील आवेश अपने गतिशील वेग के लंबवत, कोई भी गतिशील आवेश अपने वेग के लंबवत एक बल का अनुभव भी अपने वेग के लंबवत करेगा। तो वापस से सुन लीजिए, कोई भी गतिशील आवेश अपने वेग के लंबवत एक बल का अनुभव जिस क्षेत्र में करता है, जिस एरिया में करता है, वही क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। आ रही बात समझ में? तो क्या डेफिनेशंस बनी बेटा चुंबकीय क्षेत्र की? चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा बनी, किसी गतिशील आवेश के वेग के लंबवत एक बल का अनुभव जिस क्षेत्र में किया जाता है, उस क्षेत्र को ही हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसे हम किससे व्यक्त करते हैं? बी वेक्टर से। आ रही बात समझ में? क्लियर? ओके। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में जो बल लगता है वह चुंबकीय बल होता है। तो एक नया टॉपिक आ गया हमारे पास, चुंबकीय बल। तो सर डेफिनेशंस क्या बनती है? व्हाट इज द डेफिनेशंस ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स? तो बेटा जो परिभाषा में चुंबकीय क्षेत्र से पढ़ी है ना, चुंबकीय क्षेत्र से मैं चुंबकीय बल की परिभाषा निकाल रहा हूं। तो आप जरा देखेंगे क्या परिभाषा बनेगी चुंबकीय बल की? चुंबकीय बल की परिभाषा बनेगी कि सर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में किसी गतिशील आवेश के वेग के लंबवत लगने वाला बल, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में किसी गतिशील आवेश के वेग के लंबवत लगने वाला बल कौन सा बल कहलाएगा? चुंबकीय बल। और चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा क्या बनी कि किसी गतिशील आवेश के वेग के लंबवत लगने वाले बल का अनुभव वह आवेश जिस क्षेत्र में करेगा वह क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। और चुंबकीय बल क्या बना कि चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में किसी गतिशील आवेश के वेग के लंबवत लगने वाला बल चुंबकीय बल कहलाएगा। चुंबकीय क्षेत्र को बी वेक्टर से व्यक्त करते हैं, तो चुंबकीय बल को किससे व्यक्त करेंगे? एफ एम वेक्टर से, मैग्नेटिक फोर्स। और ये कैसी राशि है? सदिश राशि है, ठीक है। चुंबकीय बल का सूत्र होता है एफ एम वेक्टर इज इक्वल टू में क्यू वी वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। मैं इसको सिद्ध भी करा सकता हूं, हालांकि इसका सिद्धिकरण आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसको आगे चलकर आपको सिद्ध कराऊंगा। यह चुंबकीय बल का फोर्स है, सॉरी चुंबकीय बल का सूत्र है ये, एफ एम वेक्टर इज इक्वल टू में क्यू बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अरे बात समझ में? जहां पर क्यू आवेश है, वी आवेश का वेग है, और बी ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। अगर आप इसको खोलेंगे ए क्रॉस बी से खोलेंगे आप इसको, क्यू बी वी साइन थीटा एन कैप। एन कैप दिशा के स्थिति को बता रहा है, उसको लिखने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। आप जो को पता है कि वेग जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है, परपेंडिकुलर, देन थीटा इज इक्वल टू 90। तो साइन 90 का मान कितना होता है? 1 क्यू बी बी। ये फलन निकल कर आ गया आपके पास। आगे बेटा ये किसका आ रहा है? चुंबकीय बल का सूत्र निकल कर आता है, ठीक है। यहां से आप चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र भी निकाल सकते हो। चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र कैसे निकालेंगे? ध्यान दो भाई। जैसा कि अभी आपने पढ़ा है, तो B इज इक्वल टू में एफ एम अपॉन क्यू बी। आगे चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र, मात्रक निकाल लो अगर इच्छा करे तो आपकी। निकालना मात्रक, नॉर्मल सा निकला पड़ा है, एफ एम अपॉन क्यू बी न्यूटन
प्रति कूलम इंटू मीटर प्रति सेकंड। या फिर आप इसका एक और निकाल सकते हो, 20 में। देखो बेटा न्यूटन तो अपनी जगह पर है ही है, आवेश क्यू का एक तो क्या होता है कूलम, या फिर आप लिख सकते हो एम्पियर इंटू सेकेंड, बोलो लिख सकते हो कि नहीं, इंटू वेग का मीटर प्रति सेकंड, सेकंड से क्या गया सेकंड, क्या बच जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, आ गया ना। और न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर कितने के बराबर होता है, टेस्ला के बराबर होता है। अरे बात समझ में। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई यूनिट वो तो होती है टेस्ला, और जो सीजीएस यूनिट होती है ना, सीजीएस यूनिट वो क्या होती है गाउस। अरे बात समझ में। तो ये नॉर्मल सा स्ट्रक्चर हो गया है चुंबकीय क्षेत्र का, ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। अब आप इसके अकॉर्डिंग इसकी डायमेंशंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी की अब जो चर्चा करेंगे वो हम करेंगे अगले लेक्चर। थैंक यू।